इसी तरह एक आम हत्यारे और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बीच कोई अंतर नहीं है। भले ही बाद बादवाला बादवाला व्यक्ति हिंसा का समर्थन करता हो, क्या उनकी निस्वार्थ भावना उन्हें आम अपराधियों के बीच से अलग नहीं करती है? इन परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि मकसद को गंभीर वर्गीकरण के मानदंडों में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में रखा जाना चाहिए। पिछले साल हमारी भूख हड़ताल की शुरुआत में जब डॉक्टर गोपीचंद्र और अम्बाला के लाला दूनी चंद्र जैसे जन नेताओं समेत आखिरी नाम जिनका है वे पंजाब जेल में 5 जांच समिति की रिपोर्ट में हत्याक्षर हत्याक्षरकर्ताओं में से एक थे। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे संपर्क में आए और जब उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने हिंसक प्रकृति के अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए राजनीतिक कैदियों को विशेष श्रेणी के कैदियों के रूप में माना है, तो समझौते में माध्यम से हम इस स तो समझौते के माध्यम से हम इस प्रस्ताव पर सहमत हुए कि उन्हें अलग रखा जाएगा, जो वास्तव में हत्या के का आरोपी हैं। लेकिन बाद में चर्चा ने एक अलग मोड़ ले लिया और पंजाब में जेल जांच समिति के लिए संदर्भ की शर्तें वाली विज्ञप्ति विज्ञप्ति में मकसद के सवाल को पूरी तरह से बाहर रखा गया। अब वर्गीकरण 2 चीज़ों पर आधारित था। अपराध एक अपराध की प्रकृति तथा 2 अपराधी की सामाजिक स्थिति। इन मानदंडों ने समस्या को हल करने के बजाय इसे और अधिक जटिल बना दिया। हम राजनीतिक कैदियों के बीच 2 वर्गों को समझ सकते हैं। एक वो जिन पर अहिंसक अपराधों के लिए आरोप लगाए गए और दूसरे वो जिन पर हिंसक अपराधों के लिए आरोप हैं। लेकिन फिर पंजाब जेल जांच समिति की रिपोर्ट में सामाजिक स्थिति के सवाल उठने लगे। जैसा कि चौधरी अफजल हक ने इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हो अपने नोट में बताया और सही बताया कि उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या हश्र होगा जो आज़ादी के कारणों में अपनी मानद सेवाओं के कारण कंगाली की स्थिति तक आ गए हैं। क्या उन्हें मजिस्ट्रेट की दया पर छोड़ दिया जाए, जो हर किसी को एक साधारण वाओ लाइट चली गई 1 मिनट एक साधारण उन्हें मजिस्ट्रेट की दया पर छोड़ दिया जाए, जो हर किसी को एक साधारण अपराधी के रूप में वर्गीकृत करके अपनी वफादारी को साबित करने की कोशिश करेंगे, या ये उम्मीद की जा सकती है कि गैर सहयोगी जेल में बेहतर व्यवहार के लिए उन लोगों से भीख मांगेगा जिनके खिलाफ वो लड़ रहा है। क्या ये असंतोष के कारणों को दूर करने या उन्हें और बढ़ाने का तरीका है? ये तर्क दिया जा सकता है कि जेल के बाहर रहने वाले लोगों को जेल के अंदर विलासिता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जबकि उन्हें सज़ा के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया है। लेकिन क्या जिन सुधारों की मांग की गई है, वे विलासिता
की प्रकृति के हैं? क्या वे जीवन के सबसे सामान्य मानक के अनुसार जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ नहीं हैं? इन सभी सुविधाओं के बावजूद जिनकी संभवतः माँग की जा सकती है, जेल तब भी जेल ही रहेगा। जेल में ऐसी कोई चुंबकीय शक्ति नहीं होती है और ना कभी हो सकती है, जो बाहर से लोगों को आकर्षित कर सके। कोई भी बस जेल में आने के लिए अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा क्या हम ये कहने का साहस कर सकते हैं कि ये किसी भी सरकार की ओर से सबसे वाहियात तर्क है कि उसके नागरिकों को उस हद तक विनाश के लिए प्रेरित किया गया है कि उनका जीवन स्तर जेलों की तुलना में और कम हो गया है। क्या इस तरह का तर्क उस सरकार के अस्तित्व के अधिकार के मूल को ही समाप्त नहीं कर सकता है? फिर भी हम इस समय इस बारे में चिंतित नहीं हैं। हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि प्रचलित असंतोष को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है राजनीतिक कैदियों को एक अलग वर्ग में वर्गीकृत करना, जिसे आगे चलकर अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे जो अहिंसक अपराधों के दोषी हैं और दूसरे वे जिनके अपराधों में हिंसा शामिल है। इस तरह मकसद निर्णायक कारकों में से एक बन जाएगा। कहने का मतलब है कि राजनीतिक मामलों में मकसद का पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा क्या है, जो आज जेल अधिकारियों को राजनीतिक को सामान्य विशेषाधिकार से भी वंचित रखने की सलाह देता है? ऐसा क्या है जो उन्हें विशेष ग्रेड या नंबरदारी आदि से वंचित करता है? ऐसा क्या है जो अधिकारियों को उन्हें अलग रखने और अन्य सभी कैदियों से अलग करने के लिए कहता है? यही बात वर्गीकरण में भी मदद कर सकती है। जहाँ तक बात विशेष माँगों की है, हमने पहले ही पंजाब जेल जाँच समिति को अपने ज्ञापन में उन माँगों के प्रति पूर्ण रूप से बता दिया है। हम हालाँकि विशेष रूप से इस बात पर जोर देंगे कि किसी भी राजनीतिक कैदी को, चाहे उसका अपराध कोई भी हो, उसे कोई भी कठोर और अनिर अनि अनिर्दिष्ट श्रम नहीं दिया जाना चाहिए, जिसे करने में वो सहज महसूस ना करे। उन सभी को एक ही जेल में, यहाँ तक कि एक ही वार्ड में रखा जाना चाहिए। कम से कम उन्हें एक स्थानीय या अंग्रेजी में नामक दैनिक समाचार पत्र दिया जाना चाहिए। अध्ययन के लिए पूर्ण और उचित सुविधाएँ दी जानी चाहिए। अंत में उन्हें अपने निजी से स्रोतों से बाहर और कपड़ों के लिए अपने खर्चों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम अब भी आशा करते हैं कि सरकार हमसे और जनता से किए गए अपने वादे को बिना अधिक देरी किए अमल में लाएगी, ताकि भूख हड़ताल फिर से शुरू करने का एक और अवसर ना मिले। जब तक अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से कोई निश्चित कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक अगले 7 दिनों के लिए भूख हड़ताल फिर से शुरू करने के लिए बाध्य हैं। तुम्हारा आदि भगत सिंह दत्त और अन्य। दिनांक 28 जनवरी 1930। विचाराधीन कैदी, लाहौर षड्यंत्र केस। एलसीसी के संबंध में भारत सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए निचली अदालत से मामले को वापस ले लिया और 1930 के एलसीसी अध्यादेश नंबर 3 के रूप में अवगत कराने वाले अध्यादेश को जारी कर दिया। अध्यादेश से लॉस सरकार ने 3 उच्च न्यायालयों के जज का विशेष ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल नियुक्त किया। इसके इस मामले को उन्हें सौंप दिया। इसे गवाहों से दूर रहने और आरोपियों की अनुपस्थिति में भी मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया। गवर्नर जनरल ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि आरोपी बार-बार भूख हड़ताल का सहारा ले रहे थे और अदालत को मामला आगे बढ़ाने में असंभव बना रहे थे। इस संदर्भ में भगत सिंह ने उनके तर्क को ध्यवस्त करने के लिए गवर्नर जनरल को ये पत्र लिखा था। सेवा में महामहिम भारत के गवर्नर जनरल शिमला सर, हमारे मामले में तेजी लाने के लिए 2 मई 1930 हमारे मामले में तेजी लाने के लिए विशेष अध्यादेश का पूरा पाठ हमें सुनाया गया। ट्रिब्यूनल को पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया है। हम इस समाचार का स्वागत करते हैं। हम चुप रह सकते थे अगर आपने इस मामले में अब तक अपनाए गए हमारे रवैये का हवाला नहीं दिया होता और इस तरह हमारे कंधों पर पूरी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की है। वर्तमान स्थिति में हमें लगता है कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमें बयान देने की आवश्यकता है। हम शुरू से ही सरकार को बता रहे हैं कि सरकारी अधिकारी जानबूझकर हमें गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये एक लड़ाई है और गलत बयानी हमेशा से ही सरकार के हाथों में अपने दुश्मनों के खिलाफ सबसे अच्छा हथियार रहा है। हम इस तरह की मतलबी रणनीति के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। हालांकि कुछ बातें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, जिस कारण से हम निम्नलिखित विरोध करने के लिए मजबूर हैं। आपने लाहौर षड्यंत्र अध्यादेश के साथ जारी अपने बयान में हमारी भूख हड़ताल का उल्लेख किया है। जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार किया है, हम में से 2 ने विशेष मजिस्ट्रेट पंश्री कृष्णन की अदालत में इस मामले की जांच शुरू होने से हफ्तों पहले भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इसलिए सामान्य सी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि भूख हड़ताल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। सरकार को इन शिकायतों के अस्तित्व को स्वीकार करना था। जब सरकार ने इस विषय के निपटारे के लिए कुछ व्यवस्था करने की ओर इशारा किया और इसी उद्देश्य के लिए प्रांतीय जेल पूछताछ समिति को नियुक्त किया गया। हमने भूख हड़ताल समाप्त कर दी, लेकिन शुरू में हमें सूचित किया गया था कि ये मुद्दा नवंबर तक हल कर लिया जाएगा। फिर इसे दिसंबर तक टाल दिया गया, लेकिन जनवरी भी बीत गई है और इतने समय में कुछ भी ऐसे संकेत नहीं दिए गए जिससे ये पता चलता कि सरकार इस संबंध में कुछ करने जा भी रही है या नहीं। हमें आशंका हुई कि मामला दबा दिया गया है, इसलिए पूरे 1 सप्ताह के नोटिस के बाद 4 फरवरी 1930 को दूसरी भूख हड़ताल शुरू की गई। ये तब हुआ कि सरकार ने इस मुद्दे को आखिरकार सुलझाने की कोशिश की। एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी और हमने फिर से भूख हड़ताल समाप्त कर दी तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय तक का इंतजार नहीं किया। इसके लागू होने की बात तो दूर की हुई, ये केवल आज ही हमें एहसास हो रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अभी तक इस तरह के सामान्य मामलों में भी झूठ बोलने की नीति को नहीं त्यागा है। ये विज्ञप्ति विशिष्ट शब्दों में है, लेकिन हम व्यवहार में इसके कुछ विपरीत पाते हैं। चलिए जाने दीजिए, उस सवाल पर चर्चा करने के लिए ये उचित जगह नहीं है। यदि अवसर मिला तो हो सकता है
हो सकता है कि हमें इससे बाद में निपटना पड़े। लेकिन यहाँ हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं, वो ये है कि भूख हड़ताल को कभी भी अदालत भूख हड़ताल को कभी भी अदालत की कार्रवाई के खिलाफ निर्देशित नहीं किया गया था। ऐसे बड़े कष्टों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है और इस तरह के महान बलिदान को उस सामान्य मकसद के साथ नहीं किया जा सकता है। हाँ, दास ने इस तरह के तुच्छ कारण के लिए अपना जीवन नहीं दिया। राजगुरु और अन्य लोगों ने अपने जीवन को केवल मुकदमे को स्थगित करने के लिए जोखिम में नहीं डाला। आप अच्छी तरह से जानते हैं और हर संबंधित व्यक्ति ये जानता है कि वो भूख हड़ताल नहीं है जिसने आपको इस अध्यादेश को बढ़ावा देने के लिए मजबूर किया है। बात कुछ और है जिसके एवज में आपकी सरकार के मुखिया भ्रमित हुए हैं। ये ना तो माम ये ना तो मामले का विस्तार है और ना ही कोई अन्य आपातकाल जो आपके इस गैर कानूनी अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है। ये निश्चित रूप से कुछ और है। लेकिन हम एक अंतिम बार फिर ये घोषित करना चाहते हैं कि हमारे जोश को अध्यादेश के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। आप कुछ व्यक्तित्वों आज आप कुछ व्यक्तियों को कुचल सकते हैं, लेकिन आप इस राष्ट्र को कुचल नहीं सकते। जहाँ तक इस अध्यादेश का सवाल है, हम इसे अपनी जीत मानते हैं। हम शुरू से ही इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि मौजूदा कानून महज एक छलावा था। ये न्याय प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन उन विशेषाधिकारों को भी जिनके अभियुक्त बौद्ध और कानूनी रूप से हकदार थे तथा जो सामान्य अभियुक्तों को दिए गए थे, वे राजनीतिक मामलों में अभियुक्तों को नहीं दिया जा सके। हम चाहते थे कि सरकार अपना नकाब हटाए और स्पष्ट रूप से स्वीकार करे कि राजनीतिक अभियुक्तियों को बचाव के उचित अवसर नहीं दिए जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास सरकार की खुली स्वीकृति है। हम आपको और साथ ही साथ आपकी सरकार को इस स्पष्टवादिता के लिए बधाई देते हैं और अध्यादेश का स्वागत करते हैं। आपके एजेंटों, विशेष मजिस्ट्रेट और अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधियों की खुली स्वीकृति के बावजूद हमारे रवैये के औचित्य को देखकर आप हमारे मामले के अस्तित्व को लेकर बड़ी उलझन में हैं। इस लड़ाई में हमें अपनी सफलता का आश्वासन देने के लिए और क्या चाहिए? कितनी मिनट हो गई है? 18 मिनट हुए बस। जयदेव गुप्ता को पत्र। भगत सिंह ने ये पत्र अपने स्कूल के दिनों के करीबी दोस्त जयदेव गुप्ता को कुछ किताबों के लिए लिखा था। लाहौर सेंट्रल जेल। मेरे प्रिय जयदेव, कृपया द्वारकादास लाइब्रेरी से मेरे नाम पर निम्नलिखित पुस्तकें लें और उन्हें रविवार को कुलवीर के जरिए भेज दें। मिलिटरिज्म, कार्ल लिबनेक्ट, वाई मेन फाइट, बी रसेल, सोवियत एट वर्क,
कैलोश्प ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, म्यूचुअल एड, प्रिंस क्रोपोट क्रोपोटकिन, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, सिविल वॉर इन फ्रांस, लैंड रेवोल्यूशन इन रसिया, स्पाई। कृपया पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से एक और पुस्तक भेजें, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बुखा बुखारिन। इसके अलावा लाइब्रेरियन से पता करें कि क्या कुछ किताबें बोरस्टल जेल भेजी गई हैं। वे पुस्तकों के भयानक अकाल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सुखदेव के भाई जयदेव के माध्यम से पुस्तकों की एक सूची भेजी थी। उन्हें अब तक कोई किताब नहीं मिली है। यदि उनके पास कोई सूची नहीं है तो कृपया लाला फिरोज चंद से कहें कि वे अपनी पसंद की कुछ रोचक पुस्तकें भेजें। इस रविवार को मेरे वहाँ जाने से पहले किताबें उन तक पहुँच जानी चाहिए। ये काम ज़रूरी है, कृपया इसे ध्यान में रखें। इसके अलावा डार्लिंग के पंजाब पीजेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेब्ट और इस तरह की 2 या 3 किताबें डॉक्टर आलम के लिए भेजें। आशा है आप मुझे इस परेशानी के लिए क्षमा करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में आपको परेशान नहीं करूँगा। कृपया मेरे सभी दोस्तों को मेरी ओर से याद करना और लज्जावती को मेरा प्रणाम कहना। मुझे यकीन है कि अगर दत्त की बहन आई तो वो मुझसे मिलना नहीं भूलेंगी। स्नेह, भगत सिंह। जेल में रह के भी किताब। जस्टिस हिल्टन को भी जाना होगा। 5 मई 1930 को विशेष ट्रिब्यूनल के मामले, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ट्रिब्यूनल के सामने लाहौर षड्यंत्र केस लाया गया। 12 मई को गीत के सवाल पर पीठासीन न्यायाधीश ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने आदेश दिया कि आरोपियों को हथकड़ी लगाई जाए। आरोपियों ने इसका विरोध किया। उन्हें ज़बरदस्ती अदालत से बाहर निकाल दिया गया और जेलों में वापस भेज दिया गया। आरोपियों ने अगले दिन से अदालत का बहिष्कार किया और मांग की कि पीठासीन न्यायाधीश को माफ़ी मांगनी चाहिए या उसे हटा दिया जाना चाहिए। 21 जून को पीठासीन जज को हटा दिया गया, लेकिन उनके साथ सरकार ने जस्टिस आगा हैदर को भी हटा दिया, जो अगले वरिष्ठ जज थे और आरोपियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। 23 जून को आरोपी न्यायमूर्ति हिल्टन को जो खोजने के लिए अदालत में गए, जो ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करते हुए हथकड़ी लगाए जाने वाले आदेश के पक्ष में थे। आरोपियों ने इस पर आपत्ति जताई और मांग की कि या तो जस्टिस हिल्टन खुद को आदेश से अलग कर लें या फिर वे माफ़ी मांगें, और इसमें विफल होने पर उन्हें ट्रिब्यूनल से भी हटा दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भगत सिंह ने निम्न पत्र लिखा था। सेवा में आयुक्त, दी स्पेशल ट्रिब्यूनल, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर। सर, एक और ट्रिब्यूनल को 2
न्यायाधीशों ने ट्रिब्यूनल से खुद को अलग कर दिया है या उन्हें अलग कर दिया गया है और उनके स्थान पर 2 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हमें लगता है कि हमारी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमारी ओर से बयान दिया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि कोई गलतफ़हमी पैदा ना हो।